ठीक है भाई। पेपर वन में आपने कुछ भी स्किप लाइफ इन मक्का मदीना का नहीं करना है। मैंने क्या कहा कि लाइफ इन मक्का से और मदीना से मिलाकर दो क्वेश्चंस आते हैं, और कभी ऐसा होता है कि दोनों क्वेश्चंस लाइफ इन मक्का से, और कभी ऐसा होता है दोनों क्वेश्चंस लाइफ इन मदीना से। ठीक है, तो आप ये सोचें कि यार लाइफ इन मक्का मदीना में से एक मिस कर दूं, नहीं हो सकता। उसके रिलेशंस ये वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी से आमतौर पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और सम टाइम मतलब कोई 10% चांसेस होते हैं इसके कि इससे दो क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो इससे 10% चांसेस होते हैं कि दो क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन उस 10% के चांसेस में आपके टाइम पर ही वो 10% अप्लाई हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे? आ गई बात समझ में? इसलिए 10% चांसेस जो होते हैं, तो उसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि अगर आपके टाइम पर ही फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी से दो आ गए, और आप फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी में से एक चीज छोड़ कर गए थे, लीव करके गए थे, तो आप गए। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर दो क्वेश्चंस आ गए तो आपके पास एक क्वेश्चन को ऑप्शन होता है लीव करने का। ठीक है, अब जब दो क्वेश्चंस उससे अगर आपने फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी पूरी लीव कर दी थी, तो आपका एक क्वेश्चन लॉस्ट हो गया, और अब फिर ख्वाब में भी ये नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। हाँ, मैं कहता हूँ कि यार अगर आप रिस्क ले रहे हो, अगर आप ले रहे हो अपनी मर्जी से, ठीक है, तो अगर आप रिस्क ले रहे हो फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी का, ठीक है, तो एक बात याद रखो रिस्क लेते हुए कि वो जो आप रिस्क ले रहे हो ना, तो उसमें कम से कम जो मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के दिए हुए ना फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी के, वो तो जरूर करके जाना। आगे बात समझ में? वो तो जरूर भी जरूर करके जाना कि कम से कम रिस्क कम से कम हो। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आ जाओ। ये तो हो गया हमारा सिलेबस वन, सिलेबस ऑफ द पेपर वन। फिर मैंने आपको बताया था कि ये की नोट्स जरा समझ लें, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, मिस्टेक इसमें क्या करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी की लेबलिंग नहीं करते। पार्ट ए और पार्ट बी की लेबलिंग का क्या मतलब है, जब आप पार्ट ए लिखना शुरू करो भाई, तो इस तरह मेंशन करो। ठीक है, और पार्ट बी मेंशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजन ये है कि पार्ट बी आमतौर पर इस्लामिक में पार्ट ए से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब पार्ट बी पार्ट ए से कनेक्टेड होगा ना बेटा, ठीक है, तो आपको मालूम है कि एग्जामिनर पढ़ता चला जाएगा पार्ट ए, और आपने पार्ट बी मेंशन नहीं किया हुआ, तो बस पार्ट ए के मार्क्स देगा, और बी तो वो ऑलरेडी उससे सिमिलर ही लग रहा है। ठीक है, तो वो उसी के अंदर काउंट हो जाएगा, और उसके कोई मार्क्स अलग से नहीं मिलेंगे। आगे बात समझ में? नंबर टू थिंग इज दैट कि भाईजान बहुत केयरफुली आपने पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है बहुत इत्मीनान से। इत्मीनान से रीड करोगे क्वेश्चन को, ठीक है, तो मतलब आपके लिए कभी कभी ऐसा होता है एक छोटे से डिफरेंस से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कैलिफेट का। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ उस्मान्स मर्डर। ठीक है, उस्मान्स मर्डर। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि नाम लिखा हुआ था हजरत उस्मान का, क्वेश्चन था कैलिफेट का। ठीक है, और उसमें लिखे हुए थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ उस्मान मर्डर। तो बच्चा 2 पेज का आंसर लिख कर आया और 0 मिला उसे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस के वर्ड को समझा कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सीज बिल्कुल अलग होती हैं, मतलब जिसकी वजह से जो इवेंट्स लेड अप टुवर्ड्स हजरत उस्मान थे वो कंट्रोवर्सीज हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब सिंपल सी बात है, रिजल्ट्स। ठीक है, तो हजरत उस्मान की मार्टारडम के रिजल्ट्स में कैलिफेट ऑफ अली आएगी। आ गई बात समझ में? देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में नाम उस्मान का लिखा हुआ है, और कैलिफेट किसकी आ रही है? हजरत अली रिजवानुल्लाह ताला अन्हु मजमईन की आ रही। बात आ रही समझ में? तो भाई जरा आंखें खोलकर दिमाग को हाजिर रख के क्वेश्चन पढ़ना है, और इसमें आपके लगते हैं सिर्फ 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, इससे ज्यादा आपने लगाना शुरू कर दिया तो फिर नुकसान है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसी तरह आपको वो मशहूर वर्ड्स इवेंट्स लेड अप के और इवेंट्स फॉलोड के याद होंगे। ये लेड अप और फॉलोड के ऐसे कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा जरा, कैंडिडेट शुड मूव अवे फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स इन पार्ट बी। ठीक है, ये हम बता चुके हैं, लेकिन पार्ट बी में लिखते वक्त ना, आपने देखा होगा मैंने जो नोट्स आपको दिए हुए तो उसमें 1 2 3 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो आपने आंसर लिखते वक्त ना बेटा क्या करना है, जब भी कोई रीजन, ये नेसेसरी है, समझ समझ लो ये बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी
आपका एक पॉइंट दूसरे की एक्सप्लेनेशन बन जाता है, तो एग्जामिनर उसको सिंगल पॉइंट काउंट करेगा, उसको अनदर रीजन काउंट नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो फर्स्टली सेकंडली करके लिखो, इट इज बेटर। अच्छा, आंसर शुड कंटेन द डिटेल एंड डेप्थ रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड एंड नॉट जस्ट जनरल आउटलाइन। ये देखो, ये जो दो दो तीन तीन पेजेस के आंसर लिख देते हैं, मार्क्स नहीं मिलता, ये जनरल आउटलाइन। जनरल आउटलाइन नहीं चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, रिलेटेड टू द क्वेश्चन आंसर चाहिए। ठीक है, रेलिवेंट आंसर चाहिए। इधर की उधर की बातें करोगे तो 6 आउट ऑफ 10 आ जाएगा, 4 आउट ऑफ 10 आ जाएगा, 3 आउट ऑफ 10 आ जाएगा। ठीक है, 100% यानी प्रॉपर मार्क्स नहीं आएंगे। आ गई बात समझ में? तो इतनी बात याद रखिएगा। उसके बाद आ जाओ, ये पुरानी बातें। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें आपको मालूम है कि वो रिव्यू बुक के अंदर मैंने प्रिंट भी करके दी है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्या चक्कर है, क्या कोई टेंशन थोड़ी है। ठीक है, अच्छा, अब उसमें देख लीजिएगा, अ वेल स्ट्रक्चर्ड क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स, ये आपने बस इसको देखना है। ठीक है, कि 8 to 10 मार्क्स आएंगे कि जब आप वेल स्ट्रक्चर्ड क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स दोगे, और साथ साथ कोटेशंस फ्रॉम द कुरान या हदीस भी लेकर आओगे। ठीक है, तो ये सारा सीआईएस का अपना डॉक्यूमेंट है। बाकी लेवल 4 के बाद लेवल 3 को नहीं देखना है, 2 को नहीं देखना है, 1 को नहीं देखना है। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं, लेवल 3 जिसमें वो 5 to 7 दे रहा है आउट ऑफ 10। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं, 2 पॉइंट्स देखें तो शुरू के, जो आप अक्सर कर रहे होते हैं, फिर भी बोलते हैं सर ये क्यों आ गए हमारे 6 या 7। वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर रिस्पॉन्स होता है, डिमॉन्स्ट्रेट साउंड एक्यूरेट नॉलेज होती है। ठीक है, बट और मे कोट द कुरानिक वर्सेज एंड हदीस भी होती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो है वो क्या कहते हैं, आपने बिल्कुल वेल वर्स्ड, बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ, मतलब इसके अंदर आ जाता है कि पैराग्राफ इंडेंटेशन भी हो उसके अंदर, यानी 2 3 4 पैराग्राफ बनाएं। ठीक है, 2 3 4 जैसे हम बनवाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ पार्ट बी में, जो है वो क्या कहते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 होता है, लेवल 3 4 नहीं होता। सिंपल है। ठीक है, कि एंगेजिंग आंसर चाहिए, रिस्पॉन्स के अंदर कोटेशंस, वो क्या कहते हैं, रेफरेंसेस कुरान और हदीस के ना भी हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, असल रीजनिंग चाहिए, करंट एरा की एग्जांपल्स वगैरह इसके अंदर चाहिए होती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाओ बेटा जी, कि अब जो है वो, कि बच्चा पूछता है कि सर हमें पैराग्राफिंग करना जरूरी है क्या? ठीक है, बच्चा पूछता है, तो सीआईएस का एक क्वेश्चन है, देखो डेट वगैरह मैंने सारी लिख दी है। ठीक है, निगत बाजवा का रिप्लाई है, जो हेड है। ठीक है, कि भाईजान पैराग्राफिंग के बगैर भी लेवल 4 आ सकता है, बट पैराग्राफिंग इज प्रेफरेबल। आ गई बात समझ में? इट मेक द थिंग्स इजी। आ गई बात समझ में? तो इसलिए पैराग्राफिंग करके आना बेटर है। ठीक है भाई, पैराग्राफिंग करके आना, इट इज बेटर। तो अब सुनो, हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इस साल। एक मिनट। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी चीजें इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो जरा देखिएगा, जस्ट अ मिनट। क्विकली, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया की पॉइंट्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये देखिएगा, इस दफा हमारी ये एक चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, नासिक मनसूख स्किप कर सकते हैं, कर दें आप अपने भरोसे पर। अच्छा अंशाल, एक मिनट रुकना, अभी आ जाता है मैसेज। अच्छा, ग्रुप पर ही मैसेज आ जाएगा। अच्छा, सूरह बकरा, देखें कि सूरह बकरा यानी आयतुल कुर्सी। उसके बाद आ जाओ, सूरह फातिहा इंपॉर्टेंट है, ये सूरह अलग फर्स्ट रेवलेशन वाली है। सूरह नास मैजिक, कास्टेड ऑन द प्रॉफिट और अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड वाली है। और सूरह बकरा जो है वो क्या कहते हैं, वही देखो, सूरह बकरा ऊपर भी थी और यहाँ पर भी है। और सूरह माइदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, कि देखो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था कि यार देखो, हमारे पैसेजेस 3 तरह के होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पैसेजेस हैं वो 3 तरह के हैं, 1 to 5 है, 6 to 10 है,
11 to 15 है, कैटेगरीज अलग अलग हैं। अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड और अल्लाह's मैसेंजर्स। ठीक है, और हिमसेल्फ का मतलब मैंने आपको बताया था कि इट इज तौहीद। ठीक है, तौहीद, ये तौहीद यानी वननेस ऑफ अल्लाह है। तो अब वननेस ऑफ अल्लाह तो बहुत लॉन्ग टॉपिक है, अराउंड 2000 के करीब वर्सेज हैं वननेस ऑफ अल्लाह से रिलेटेड। ठीक है, तो अब उसमें हमें हमारे पैसेजेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? नॉलेज ऑफ गॉड, अथॉरिटी ऑफ गॉड, यूनिटी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड, मर्सी ऑफ गॉड, लॉर्डशिप ऑफ गॉड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाओ क्रिएटेड वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? क्रिएटर, टीचर, गाइड, यानी अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है, अल्लाह ताला हमारा टीचर है, अल्लाह ताला हमारा गाइड है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिए डे ऑफ जजमेंट डिज़ाइन किया उसने, वो हमें जज करेगा वहाँ पर। सस्टेनर है, दुनिया के अंदर खिलाता पिलाता रहता है और रिस्क देता है, और लॉर्ड है, यानी ओनली क्या कहते हैं, डिजर्विंग फॉर द वर्शिप है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कि गॉड मैसेंजर के लिए भी क्रिएटर, टीचर, गाइड, प्रोटेक्टर, जज, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज कि डायरेक्ट कॉन्सोलेशन मैसेंजर्स को देता है अल्लाह ताला, एड्रेस करता है उनको। जैसे कौन सी सूरत में डायरेक्ट कॉन्सोलेशन आई है जी? हाँ भाई, कौन सी सूरत में डायरेक्ट कॉन्सोलेशन आई है? हाँ, कॉन्सोलेशन सूरत दोहा में। गुड, सूरह दोहा में होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, कॉन्सोलेशन है। और इसी तरह होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डायरेक्ट कॉन्सोलेशन के अलावा सूरह दोहा के अंदर एक और चीज आ रही है, सूरह कौसर के अंदर भी डायरेक्ट कॉन्सोलेशन है, डेथ ऑफ द सेकंड सन पर। ठीक है, गुड अब्दुल रहमान। अच्छा, अब देखो इसका क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है, पार्ट ए में थीम्स और पार्ट बी में इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो बच्चा बोलता है सर ट्रांसलेशन गिवन होती है, थीम लिखनी होती है, इंपॉर्टेंस लिखनी होती है, वो तो मैं लिख देता हूँ, बट मार्क्स नहीं आते पूरे। वजह क्या है? ठीक है, तो वजह ये है भाईजान, वजह ये होती है कि ये जो आप है ना, थीम और इंपॉर्टेंस का मेथड फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो लुक एट दिस वन, आंसर क्राइटेरिया में। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपने पार्ट ए के अंदर इस मिलाकर 4 मार्क के होते हैं ना, तो टॉपिक स्टेटमेंट लिखोगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द थीम्स लिखोगे, और रेलेवेंट रेफरेंसेस लिखोगे। रेलेवेंट रेफरेंसेस का क्या मतलब है? रेलेवेंट रेफरेंस मतलब कुरान से हो या हदीस से हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए, और कंक्लूजन लिख रहे होगे। ठीक है, नहीं, पार्ट इसमें आंसर क्राइटेरिया जो उसका है ना पैसेजेस का, इसमें इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पार्ट बी ऑफ द हदीस तो इम्प्लीमेंटेशन से फुल है ना। ठीक है, अच्छा, अब देखो, लेकिन थोड़ी बहुत बहरहाल क्योंकि इंपॉर्टेंस होती है डेली लाइफ के अंदर, तो उसके ऊपर अमल करने का तरीका तो हम शुड नॉट के जरिए से बताते हैं। अच्छा, जब ये क्वेश्चन एक बच्चा पूछा है 10 मार्क के लिए आएगा बेटा, वो क्वेश्चन 2 में आता है, अभी हम क्वेश्चन 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो शुड नॉट और एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स एक्शन, यानी मस्ट नॉट, रिक्वायर्ड वगैरह के वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, पार्ट बी में देखो, इंपॉर्टेंस इन मुस्लिम्स लाइफ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको आयतुल कुर्सी की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, आयतुल कुर्सी में क्या था कि जो है वो क्या कहते हैं, होली प्रॉफेट ने फरमाया, हु सो एवर रिसाइट्स आयतुल कुर्सी आफ्टर एवरी ऑब्लिगेटरी प्रेयर, तो डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड पैराडाइज इज ओनली हिज डेथ। ठीक है, अबू मामा अल बाहिली रजी अल्लाह तआला नरेट करते हैं कि भाई देखो कि जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो बस मौत के बाद जन्नत के मज़े शुरू हो जाएंगे उसके। ठीक है, अच्छा, फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज़ ये कि भाई देखो, इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए मुसलमान इसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, हदीसों में आता है कि प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है इसको पढ़ने से। ठीक है, और इसी तरह मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, ये सूरह हमें शिर्क से स्टॉप करती है। ये भी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है, वन ऑफ द बेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान काउंट होती है, बेस्ट आया ऑफ द होली कुरान काउंट होती है आयतुल कुर्सी, अपने कॉन्सेप्ट तौहीद की वजह से। तो ये भी एक बेस्ट कॉन्सेप्ट इसके इंपॉर्टेंस में आ गया। बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि हमें 2 मार्क के लिए लिखना है, पेज भर कर नहीं आ जाना है। ठीक है, 8 to 10 लाइन्स आर इनफ, ये एग्जामिनर कहता है, तो 8 to 10 लाइन में अपने पूरे आंसर को समराइज कर लेना, ये बड़ी बात है, और इसके लिए टू द पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, इसमें एक चीज और भी है, एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह मेंशन इन द पैसेज एंड देयर रिफ्लेक्शन ऑन मुस्लिम्स। क्या मतलब? अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स जो पैसेज
मैसेजेस में गिवन है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम आयतुल कुर्सी की बात करते हैं कि उसके अंदर है कि ऑल नोइंग, अल्लाह ताला इज ऑल नोइंग, तो हमारे ऊपर इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर ही हो जाएगा कि भाई देखो, क्योंकि ऑल नोइंग है तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर ऑल डीड्स एंड एक्शंस, ठीक है? नो वन कैन एस्केप फ्रॉम हिज नॉलेज, ठीक है? तो हम हर अच्छा या बुरा काम, ठीक है भाई, तो ये आपने अच्छा उस थिंग, ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन आपको गिवन होगी। और अब देखो पार्ट ए के अंदर वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले मेन थीम ना, यानी टॉपिक स्टेटमेंट, तो ये देखो ये टॉपिक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है? आपने बताया कि देखो 1 से लेकर 5 तक का टॉपिक स्टेटमेंट स्टार्ट तो बिल्कुल सेम है ना, अल्लाह हिमसेल्फ, और 6 से लेकर 10 तक का टॉपिक स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, अल्लाह's रिलेशन विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। तो हमेशा ये सेंटेंस तो 1 से लेकर 5 तक में तो आएगा ही आएगा, ठीक है? उसके बाद देखो क्या कहते हैं, तौहीद के लिटरल मीनिंग बता दिए और बता दिए कि सूरह तौहीद के बारे में, ठीक है? ये टॉपिक स्टेटमेंट हो गया। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन कितनी आसान है भाई, आयतुल कुर्सी में लिखा हुआ था अल्लाह ताला क्रिएटर है, क्रिएटर को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ओमनीपोटेंट यानी ऑल पावरफुल है, हमने उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। यूनिक है, उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। नॉलेज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब चीजों की नॉलेज है, लिमिटलेस है, ये बताना शुरू कर दिया, ठीक है? हिज थ्रोन, कुर्सी के वर्ड को एक्सप्लेन शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला की अथॉरिटी पावर इससे रिक्वायर्ड है। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब है अल्लाह ताला की अथॉरिटी एंड पावर। तो ये पार्ट भी आयतुल कुर्सी का आपके सामने आ गया, ठीक है भाई? सॉरी, पार्ट ए। अब देखो पार्ट बी जो मैंने कहा था कि यार इम्प्लीमेंट वो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस शो करनी है, ठीक है? उसमें शुड नॉट या उसकी जगह कोई और ऐसी एक्सप्रेशंस जो हमें कोई काम करने के ऊपर मोटिवेट कर रही हो, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? द वर्सेस अलाउ मुस्लिम्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द गॉड, ठीक है? तो ये देखो कि जरा स्टाइल इन्होंने चेंज कर लिया पार्टी से, ठीक है? अच्छा अब देखना ये मतलब क्या स्टाइल आ गया, इंपॉर्टेंस और इम्प्लीमेंटेशन वाला स्टाइल आ गया। आप देखें वही वाली बात कि जो मैंने कहा था एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, द थीम ऑफ गॉड्स सेल्फ सब्सिस्टेंस शोज how creation attributes, how certain attributes that affects human do not affect him, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने बताया कि देखो भाई, अल्लाह इंसान को नींद आती है, अल्लाह ताला को नहीं आती, इंसान थकता है, अल्लाह ताला नहीं थकता, ठीक है? तो इसका हमारी लाइफ पर क्या रिफ्लेक्ट होगा? सो दे कैन रिलाई एंटायरली ऑन हिम, हम दिन में किसी वक्त, चाहे रात हो रही हो, दिन हो रही हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, ठीक है? और सारी दुनिया वहां पर आपकी सपोर्ट के लिए हो या कोई भी ना हो, ठीक है? आप हर हालत में अल्लाह ताला को क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, उससे दुआएं मांग सकते हैं, क्योंकि वो हर वक्त जिंदा सलामत जागता वो मौजूद है, वो सोता नहीं है, वो थकता नहीं है, उसकी कोई ऑफिशियल टाइमिंग नहीं है कि भाई जो वो क्या कहते हैं इस वक्त मिलने आना है, उस वक्त नहीं आना है, इस वक्त मदद मांगनी है, उस वक्त नहीं मांगनी है, ठीक है? इस वक्त रात हो रही है, सुबह हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दे कैन रिलाई एंटायरली ऑन हिम, ये कितनी अच्छी बात एज एन इफेक्ट आ गई, ठीक है? अल्लाह ताला की क्वालिटी की, अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट की। ही हैज द नॉलेज एंड पावर ओवर ऑल थिंग्स एंड दिस कुड मेक मुस्लिम्स मोर कॉशियस ऑफ देयर प्रैक्टिस। अगेन आ गया अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट और उसका रिफ्लेक्शन कि उनके क्या कहते हैं नॉलेज और पावर है, तो हमें बहुत कॉशियस यानी एहतियात करनी चाहिए हर काम के अंदर, देख कर कि भाई अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, तो अब मैं क्या करूं, कोई गुनाह ना करूं। इट इज कंसिडर टू बी वन ऑफ इंपॉर्टेंस, एक और मोस्ट रिसाइटेड टॉपिक। आ गई बात समझ में? हम पार्ट बी में क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस कर रहे हैं, ठीक है? और हमारी अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स की रिफ्लेक्शंस लिख रहे हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? तो कितना सिंपल सा आंसर है और कितना आसानी से आप लिख सकते हैं अल्लाह ताला की मतलब ट्रांसलेशन गिवन होगी उसको देखकर, ठीक है? तो ये तो मैंने एक करवा दिया। अब सूरह फातिहा देख लो, जस्ट फॉर एग्जांपल सूरह फातिहा ये ट्रांसलेशन गिवन होगी, ठीक है? अब इसका पार्ट ए देखो जरा। सबसे पहले वही आ गया, क्योंकि 6 है पैसेज नंबर, तो 6 से लेकर 10 तक क्रिएटेड वर्ल्ड है, ठीक है? तो भाई देखो यहाँ पे पहले आपने पहले पैराग्राफ में ये बताया, वो पहले पॉइंट में, ठीक है? मेन थीम, टॉपिक स्टेटमेंट, और उसके बाद अल्लाह ताला के रब्बुल आलमीन लॉर्डशिप होने को एक्सप्लेन कर दिया, और रहमान रहीम मर्सी को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? मालिक यौमिद्दीन कंट्रोल को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम गाइड, देखो कितने सुकून से वही सीक्वेंस चला आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है? अर्रहमान रहीम रब्बुल आलमीन लॉर्डशिप, अर्रहमान रहीम मर्सी, ठीक है? मालिक यौमिद्दीन कंट्रोल, इहदिना सिरातल मुस्तकीम गाइड, ठीक है? बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, ठीक है? और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर हमने कहा वर्शिप हिम अलोन, ठीक है? और उसके बाद आ जाओ, ठीक है? सीकिंग हेल्प, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है? अमल आपसे। तो अब देखो कितना आसान है, ट्रांसलेशन देखते जाओ और एक्सप्लेन करते जाओ, ठीक है?
अगली बात समझ में, पार्ट बी देखो। ठीक है, ठीक है। दिस इज रिसाइटेड इन एवरी प्रेयर। एक बड़ी मशहूर सी बात आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है, नो प्रेयर इज एक्सेप्टेड विदाउट सूरह अल फातिहा। ठीक है, और इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। ठीक है, देखो कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला हमें अपने आप से कॉन्वर्सेशन करने का मौका दे रहे हैं। हम डायरेक्ट अल्लाह ताला को कह रहे होते हैं कि अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, कि अल्लाह हम आप ही की एड्रेस करते हैं अल्लाह ताला को। ठीक है, तो भाई ये इस तरह से पैसेज आप देख लें। एनी प्रॉब्लम इन इट, कोई टेंशन है इसके अंदर? ये समझ आ गया भाई, इसका पार्ट ए पार्ट बी में क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आंसर बन रहा है। ठीक है, गुड। अब देखो, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस कुरान पर आ गए हम। हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान पर आए तो वहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट वेज द रेवलेशन केम टू द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, तो बेटा वेज का क्वेश्चन है, यानी मोड्स ऑफ रेवलेशन का क्वेश्चन है, या मेथड्स ऑफ रेवलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, मेथड्स ऑफ रेवलेशन या मोड्स ऑफ रेवलेशन या वेज ऑफ रेवलेशन। ठीक है, तो अब सुनना, इसी के नीचे ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि 610 टू 632। बेटा देखना, इसका नोट्स में मैंने इस वजह से, ठीक है, दोनों का अलग अलग आंसर मैंने बना के दिया है, मेथड्स का अलग और 610 टू 632 का अलग। अभी हम जरा फर्क देख लें आगे जाकर। ठीक है, लेकिन मिलते जुलते हैं, तो ये एक ही क्वेश्चन में काउंट किया है। देखो होता क्या है इसके अंदर, आप सुनो। अब देखो एक बात समझना, ये क्वेश्चन तो आपकी गेस्ट पेपर में लिखा हुआ है ना, डिफरेंट वेज वाला। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना जिब्राइल वाला, तो आंसर विल रिमेन सेम। द एंजल जिब्राइल brought the revelation of the Quran to the prophet peace at different times and places। बच्चा कहता है सर इसमें तो सिर्फ जिब्राइल की बात हो रही है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि आंसर सेम है? सेम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ जिब्राइल का बताना चाहिए। और आप तो कह रहे हैं कि इसमें भी सारे मेथड्स लिखेंगे क्या? भाई वेज में तो ऑल मेथड्स आ जाएंगे, और जिब्राइल में सिर्फ एक मेथड आएगा। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन दिया रेवलेशन का कि द रेवलेशन केम टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द इयर्स बिटवीन 610 टू 632 एडी। ठीक है, और थ्रू हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम टू गाइड द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इट इज द लास्ट रेवलेशन टू द लास्ट वेज। ठीक है, जिब्राइल के ऑल क्या क्या वेज थे? रियल फॉर्म, एंजेलिक फॉर्म, ठीक है, और मैन फॉर्म, वो जो देह या कल्बी और स्ट्रेंजर की फॉर्म में आते थे, और इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशनल फॉर्म, यानी अपेयर हुए बगैर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हार्ट में मैसेज दे देते थे। तो जिब्राइल की अपनी कितनी डिटेल है भाई। रियल फॉर्म आप फर्स्ट रेवलेशन वाली बता दो, आप रियल फॉर्म जो है वो महराज वाली बता दो। ठीक है, जो क्या कहते हैं सिदरतुल मुंतहा पर आए थे। मैन फॉर्म में मैंने कहा कौन कौन से बता दो, देह या कल्बी बता दो, और स्ट्रेंजर बता दो। और इंस्पिरेशन के अंदर कोई डिटेल नहीं है, बस इतना बता दो कि विदाउट बीइंग अपेयर टू द प्रॉफिट ही यूज्ड टू डिलीवर द मैसेज। ठीक है, ये हो गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम वाला। उसके बाद आ जाओ ट्रू ड्रीम्स। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ ट्रू ड्रीम्स के साथ आ जाओ साउंड्स ऑफ बेल रिंगिंग और बीज बजिंग। ठीक है, ये जरा देखना एक मिनट के लिए। ठीक है, ये जो है वो क्या कहते हैं, ये तीनों पैरा 3 के अंदर ही लिख दो। पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर जिब्राइल वाला लिखा। ठीक है, फिर ट्रू ड्रीम्स बताया कि 6 महीने पहले स्टार्ट हो गए थे और फिर एंड ऑफ द लाइफ तक चलते रहे। ठीक है, प्रेडिक्शन और कमांडमेंट्स इसमें आ जाती थी, जैसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाला जो इवेंट है वो भी उसकी एग्जांपल में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, साउंड्स ऑफ बेल रिंगिंग और बीज बजिंग। ठीक है, ये डिवाइन साउंड्स कहलाती हैं, इसमें बॉडीली चेंजेस होते थे, ये बताना जरूरी है कि एक तो हैवी हो जाती थी बॉडी, और स्वेट ड्रॉपिंग इन द वेरी कोल्ड डे भी हो जाता था, और इवन ट्रैम्बलिंग लाइक विंटर इन द समर हो जाता था, जैसे फर्स्ट रेवलेशन में हुआ था। ठीक है, अच्छा, जिब्राइल वाले में भी सारे लिखते हैं, ये मार्क स्कीम वाला कह रहा है। ठीक है, वरना हमारे हिसाब से तो जिब्राइल की पूरी डिटेल लिख देते, लेकिन मार्क स्कीम कहती है भाई अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए दूसरे भी समराइज कर दें वहां पर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद अल्लाह। ठीक है, ये इवेंट ऑफ महराज में हुआ और ड्रीम में भी हुआ। ठीक है, बेल्स रिंगिंग और बीज बजिंग का क्या था? अच्छा, बेल रिंगिंग और बीज बजिंग ये डिवाइन साउंड्स कहलाते हैं ना। तो एक्सप्लेनेशन की यही पॉइंट्स को लिख दें और नोट्स में जरा देख लें। बस नोट्स में से एक काम कीजिएगा
कि जब सिर्फ जिब्राइल वाला आए तो फर्स्ट रेवलेशन की थोड़ी डिटेल, और सिर्फ जिब्राइल वाला ना आए बल्कि ऑल वेज वाला आ जाए, ठीक है, ऑल द वेज ऑफ रेवलेशन वाला, तो फिर जिब्राइल के मतलब फर्स्ट रेवलेशन की जरा समरी लिख दे। आ गई बात समझ में? जिब्राइल को थोड़ा सा आपने समराइज करना पड़ेगा, पूरी फर्स्ट रेवलेशन लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है? आ गई बात समझ में? अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, 610 टू 632 एडी वाला। भाई देखो इसमें ये वाला पॉइंट, ये जो पैरा 2 वाला है ना, ये जरा नया है। ये आप बता रहे होते हैं कि भाई डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ द रेवलेशन फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द लास्ट वन, यानी आप यहाँ पर बताते हो कि फर्स्ट रेवलेशन आई थी केव ऑफ हिरा में, और एग्जाम्पल भी दे दो, और दरम्यान में रेवलेशन आती रही, जैसे जो वो थे, सूर्य नास वाली एग्जांपल दे दो, मैजिक के वक्त आई, सूर्य कौसर वाली एग्जांपल दे दो, डेथ ऑफ द सेकंड सन पर आई, सूर्य दुआ वाली एग्जांपल दे दो, ठीक है? ये भी बता दो कि भाई फर्स्ट कंप्लीट सूरह सूर्य फातिहा नाजिल हुई, और कभी कभी एक एक सूरह से ज्यादा भी नाजिल होती थी, ठीक है? ये सारी बातें बता दी, और इसमें लास्ट रेवलेशन का बताना जरूरी है, ठीक है? दिस डे हैव आई परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू एंड चूजन इस्लाम एज योर रिलीजन। लास्ट रेवलेशन कहाँ नाजिल हुई थी? पैरा 2 के अंदर के एंड में लिखना है, तो लास्ट रेवलेशन कहाँ नाजिल हुई थी भाई? हाँ भाई, लास्ट रेवलेशन वासल पूरे 8 9, ठीक है? पूरे का मतलब ये होता है। अच्छा अब सुनिएगा, बताएं भाई लास्ट रेवलेशन कहाँ अरफात में नाज़िल हुई थी, 9th ऑफ जुलहज को, 10th ईयर ऑफ हिजरा चल रहा था, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ से अराउंड 3 months बिफोर, ठीक है? और फिर मेथड्स ऑफ रेवलेशन तो हम पढ़ चुके हैं, मेथड्स, ठीक है, वेज, तो उसकी समरी यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने समराइज बना करके भी दिया है। फिर टाइप्स ऑफ द वर्सेस भी आती हैं। टाइप्स ऑफ द वर्सेस क्या है? हाँ, जबल रहमत, बिल्कुल। टाइप्स ऑफ द वर्सेस क्या है? मक्की एंड मदनी, ठीक है? मक्की सूराज कौन सी होती हैं? जो बिफोर द माइग्रेशन नाजिल है, मदनी सूराज जो आफ्टर द माइग्रेशन नाजिल हुई। और डेट्स लिखना जरूरी है, 610 टू 622 और 622 टू 632, ठीक है? बाकी टॉपिक्स में से कुछ एक दो लिख दो, तौहीद और आर्टिकल्स आमतौर पर वर्सेस नाजिल हुई किसमें? मक्का में। और जो मदीना में जो वर्सेस नाजिल हुई हैं वो आमतौर पर किसके बारे में होती थी? वो होती थी कमांड्स के बारे में, पिलर्स के बारे में, ठीक है? एक मिनट, ठीक। जिसको स्क्रीनशॉट लेने ना, तो वो इसके ले ले स्क्रीनशॉट। ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, वैसे तो आंसर नोट से बना हुआ है, ठीक है? नंबर 1, ये पैरा इसका 2 आ गया, पैरा 1 आ गया, इंट्रोडक्टरी पैरा। फिर ये हो गया पैरा 2, ठीक है? इसमें लास्ट रेवलेशन वगैरह सारी चीजें हमने मेंशन कर दी। और ये पैरा 3 समरी ऑफ द मेथड्स, और फिर ये टाइप्स ऑफ द वर्सेस, ठीक है भाई? पार्ट बीज वगैरह इसके देख लेना। अब ये जरा क्वेश्चन समझे आप, ये वाला। अब ये बच्चों का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बचपन से आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? कॉम्पिलेशन ऑल 3 स्टेजेस इसमें आते हैं, बट इसमें ट्रिकी क्वेश्चन जरा, अब मैं ऑल 3 स्टेजेस तो नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन जरा देखो, इसमें ना स्क्रीनशॉट्स लेते जाना। सबसे पहला एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ऑल 3, बल्कि स्क्रीनशॉट्स इसके ले लो, ठीक है? ये वाला बहुत ही काम की स्लाइड है। इसमें कॉम्पिटिशन के आज तक जितने क्वेश्चन आए ना, सारे जमा हो गए। कि अगर क्वेश्चन आता है नंबर 1 जिसमें किसी किस्म की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन सा स्टेज चाहिए, तो ऑल 3 स्टेजेस लिखो। और अगर वो आइडेंटिफाई कर देता है कैलिफेट ऑफ अबू बकर, उमर एंड उस्मान, तो फिर स्टेज 2 एंड 3 लिखोगे, लेकिन स्टेज 1 की समरी थोड़ी सी लिखोगे। और अगर वो कह देता है मसफ़े हफ्सा तक की बात बनाओ, तो फिर सेकंड स्टेज तक की डिटेल और थर्ड की समरी आएगी, क्योंकि मसफ़े हफ्सा हजरत अबू बकर के जमाने में कंपाइल्ड हो चुका था। आ गई बात समझ में? डन हो गया? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है? अच्छा जी, यही क्वेश्चंस आए हैं आज तक उसके कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान। डन। ये जरा देखना इस पार्ट बी में, ये कह रहे हैं कि डू यू थिंक फॉर मुस्लिम्स नाउअडेज हैविंग द कुरान इन द रिटन फॉर्मेट आउटवेज द बेनिफिट्स ऑफ द हैविंग द ओरल ट्रेडिशन? कि भाई अगर हमारे पास कुरान रिटन फॉर्मेट में है तो उसके बेनिफिट्स पहले से बढ़ गए हैं सिर्फ ओरल में होने से, या कम हो गए? तो ऑब्वियसली बढ़ गए हैं भाई। और फिर हम बेनिफिट्स बताना शुरू कर देंगे कि भाई हम इजीली मेमोराइज ना भी हो ना, तो हम कुरान हमारे साथ होता है तो हम उससे बेनिफिट तो ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? हमें ऑथेंटिक कॉपीज मिल रही हैं,
की वजह से कि कुरान में पढ़ रहे हैं, ये वही कुरान है जो होली प्रॉफिट पर नाजिल हुआ था। ठीक है, इसी तरह कि एज इस्लाम हैज स्प्रेड, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन बी, कुरान कैन बी रेड बाय दोज whose first language is not even Arabic। ठीक है, वरना अगर लिखा हुआ हो ना तो बहुत, लिखा हुआ ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कि अगर नहीं जमा करते तो पार्ट्स लॉस्ट हो जाते। ठीक है, द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ये भी है कि भाई कॉपीज कैन बी कैरिड एनीवेयर क्योंकि कंपाइल्ड हो गई। आ गई बात समझ में? ठीक है, डन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। रिलेशन वाले क्वेश्चन में सर अल्लाह रिलेशन वाले का, हाँ बिल्कुल लिखनी होती भाई। ठीक है, कौन सी ट्रांसलेशन? जो हमारे पैसेजेस की है, मतलब जो 6 से लेकर 10 तक के पैसेजेस हैं उसमें जो मौजूद है। ठीक है, देखो ये आ गया। देखो इस दफा स्टोरीज ऑफ मैसेंजर्स वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोरीज ऑफ मैसेंजर्स वाला। जस्ट अ मिनट, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आई एम जस्ट कमिंग। बच्चा पूछ बच्चा पूछ रहा है सर, क्या कितने पैराग्राफ सजेस्टेड हैं? 2 3 4 सजेस्टेड हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? बाकी ज्यादा, बहुत ज्यादा ना लिखें कि बिल्कुल ऐसा लगे पॉइंटर्स में आंसर लिख दिया। और एक तो हमने पैराग्राफिंग करवाई भी होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे अलग स्टाइल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप अपने हिसाब से पैराग्राफिंग कर लें, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। पैराग्राफिंग का ताल्लुक तो भाई सेंस से है ना, इंग्लिश के सेंस से, कि आप किस हद तक जो है वो अच्छी पैराग्राफिंग कर लेते हैं। नहीं समझ आ रहा, जो हमने करवाई भी वो बेस्ट है, उसको फॉलो कर लो बस। ठीक है, अच्छा। यूजिंग द सेट पैसेजेस वी हैव स्टडीड, आउटलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड टू ऑफ हिज मैसेंजर्स। देखो, टू ऑफ हिज मैसेंजर्स कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है ना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा है कि क्या कहते हैं, एंड हिज मैसेंजर्स आदम, ईसा एंड इब्राहिम। ये 3 इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये देखें कि इसके फर्दर क्वेश्चंस कैसे कैसे इसमें देखो, सबसे पहले यू हैव स्टडीड लिखा हुआ है। ठीक है, और आदम और जीसस यानी ईसा लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरे में देखो यहाँ पर भी एक तो स्टडीड यानी आदम, इब्राहिम, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले सकते हैं स्टोरीज, किसी और की नहीं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं एटलीस्ट 2, तो यहाँ पे जब एटलीस्ट कह रहे हैं तो 3 लिख दो तो बेहतर है। यहाँ पे बाकायदा नाम लिख दिया, टू ऑफ हिज मैसेंजर्स। ठीक है, तो आदम, इब्राहिम, ईसा में से कोई 2। और यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है नॉट इंक्लूडिंग द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो एक बात को जरा समझना, हमारे पास यही 4 स्टोरीज हैं। कोई मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिख दे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में लिख दे, इदरीस के बारे में लिख दे, सब रॉन्ग है, कोई फायदा नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, 4 तो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें देखना, मैं बच्चे को कहता हूँ कि बेटा आपने ना इसमें देखना, हाँ जरा गौर से मैं क्या कह रहा हूँ, कि इसमें एग्जामिनर सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि डू नॉट पैराफ्रेज द ट्रांसलेशन हियर। ये नहीं कि पूरी पूरी ट्रांसलेशन स्टोरी की याद करके आ जाओ, नहीं, अपने वर्ड्स में स्टोरी लिखें एंड राइट सम लेसन्स फ्रॉम इट, नॉट ऑल। भाई ऑल तो नहीं लिख सकते ना, कुरान तो बहुत डिटेल्ड है। ठीक है, ये रही ना पिछली स्लाइड, ये रही। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कि पैरा, पॉइंट नंबर 1 तो मैंने ये कह दिया। पॉइंट नंबर 2 देखो, मेक 2 पैराग्राफ्स फॉर ईच पैसेज, फॉर ईच मैसेंजर। एक में स्टोरी लिखो, दूसरे में लेसन्स। भाईजान बच्चा कहता है सर हमने तो लेसन्स पढ़े नहीं है, दूसरे में स्टोरीज पढ़ी हैं। गौर से सुनना भाईजान, ये जो लेसन्स है ना, ये मार्क स्कीम के वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे कोट किए हुए हैं नोट नंबर 1 में। ठीक है, बाकी ये मेरी सजेशन है, नोट नंबर 2 के 2 पैराग्राफ बना दो। लेसन लिखने ही लिखने हैं स्टोरीज के साथ, लेसन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। इज इट क्लियर? तो चाहे ठीक है, लेकिन पैराग्राफ चेंज करो ना करो, लेसन तो लिखने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप देखना, दो दो पैराग्राफ बनाते जाओ, एक स्टोरी का एक लेसन का। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ये पूरा रिवीजन में पढ़ाया था आप सबको। ठीक है, तो इसलिए अब दोबारा तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन स्टोरी ऑफ आदम क्या थी, और पूरी 1.5 घंटे की क्लास ली थी सिर्फ स्टोरीज की, 1.5 पौने 2 घंटे की। ठीक है, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है।
2-3 दिन, तो इसलिए पूरे तो नहीं पढ़ाऊंगा। वो लेक्चर जाके सुन लेना, वो मैंने रिकॉर्डेड करके डाल दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा इस तरह से लेसन और स्टोरीज, इसको स्क्रीनशॉट लेने तो ले ले, ठीक है। लिखा हुआ तो है आपने, हजरत इब्राहिम की ये समराइज स्टोरी आ गई, वो जो उन्होंने टीच किया था अपने लोगों को कि अबाउट द गॉड, और ये उसके लेसन आ गए, ठीक है। और इसी तरह ईसा अलैहि सलाम की स्टोरीज आ गई और ये लेसन आ गए, ठीक है। तो अब इसके अंदर ईसा अलैहि सलाम का डे ऑफ जजमेंट का हिसाब किताब है, ठीक है भाई। तो इतनी बात याद रखिएगा। तो इसमें मैंने कहा था कंक्लूजन फॉर ऑल द स्टोरीज ये होना चाहिए, ये अभी मैंने पढ़ाया था इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डन हो गया। उसके बाद आ जाओ अल्लाह's रिलेशनशिप विद द मैसेंजर्स। आपने स्टोरीज ऑफ द मैसेंजर्स वाला क्वेश्चन कर लिया ना भाई, ठीक है। अगर आपने स्टोरीज ऑफ द मैसेंजर्स जैसा क्वेश्चन कर लिया ना, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ये कोई बच्चा कह रहा है सर आदम की स्टोरी दिखा दें, ये लो भाई आदम, ठीक है। अच्छा, अब सुने, एक बात समझ लीजिएगा कि अल्लाह's रिलेशनशिप विद द मैसेंजर्स, तो ये देखो पैसेजेस के नंबर वगैरह पहचान लो, क्योंकि अगर वो कह दे कि इन पैसेजेस की थीम लिखो तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ द कुरान अबाउट गॉड्स रिलेशनशिप विद मैसेंजर्स, ये कभी भी नहीं आया। अल्लाह's रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग यानी क्रिएटेड वर्ल्ड आया है, अल्लाह ताला की, अल्लाह हिमसेल्फ की डिटेल आई है 10 मार्क्स में अलग से, स्टोरीज बहुत आ चुकी, ये वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। ये अगर आ जाए तो आपको सारे ऑल 4 मैसेंजर्स लिखने पड़ेंगे, यानी ऑल 5 पैसेजेस की समरी, और मैंने इसका अलग से नोट्स में आंसर बनाकर दिया हुआ है। आगे बात समझ में, पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन और आदम लिखा है और लेसन्स यानी थीम्स लिखे हैं। पूरी स्टोरी नहीं आती इसके अंदर, एक्चुअल में थीम्स आती हैं। ये स्टोरी वाला नहीं है ना, तो थीम्स ज्यादातर फोकस कर रहे होते हैं, यानी लेसन्स जिसको हम कह रहे थे, ठीक है। तो थीम्स पर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। फिर जो है वो होली प्रॉफिट की भी स्टोरीज के लेसन्स, ठीक है, यानी थीम्स। और फिर इसकी यानी सूरह कौसर और सूरह दोहा की, और सूरह माइदा और सूरह बकरा की वो थीम्स भी, और सूरह अनाम की वो थीम्स जो इब्राहिम और ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड हैं वो भी। देखो 1 मिनट के लिए मेंशन कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। आदम, इब्राहिम, ईसा, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। ये हो गया भाई, आगे बात समझ में, ये सिंपल हो गया, ठीक है। ये दोनों स्टोरीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, अब देखो इसका आंसर जरा पढ़ के चले जाना है, स्टोरीज याद करनी पड़ेंगी, इसको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन नोट्स में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिखा हुआ है बैकग्राउंड ऑफ सूराज का, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ सूराज का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप क्या करोगे, क्या पहले कॉम्बिनेशन, पहले तो ये समझ लो कि कोई 2 सूराज आएंगी, और दूसरे नंबर पे ये समझ लो कि मैं कहता हूँ कि भाई 2 सूराज आ रही है ना, तो एक सूरा के 2 पैराग्राफ बना दो, ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड के व्हेन वेयर व्हाई द वर्ड्स वाज रिवील्ड, और नंबर 2 पे मेजर थीम्स ऑफ द पैसेज के जो तुम्हें क्या कहते हैं लेसन्स या मेजर थीम्स लग रही है उस पैसेज की, जो तुम ऑलरेडी याद कर चुके हो, ठीक है, वही यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड ऑफ सूराज, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से। नेम्स ऑफ द सूरा बैकग्राउंड में तो लिखना पड़ता है ना बेटा, ठीक है, बैकग्राउंड में तो पता लगे ना कौन सी सूरा है, ठीक है। बाकी थीम्स वगैरह में नेम्स ऑफ द सूरा नहीं होता, नंबर ऑफ द सूरा लिखकर आगे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। यानी जो पेपर में लिखा हुआ है नंबर उसी को लिखकर एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। लेकिन नंबर यूज करो, पेपर में अगर क्वेश्चन में नंबर लिखे हुए आ रहे हैं ना, तो आप कहें दिस सूरा, ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, 96 1:5 टॉक्स अबाउट दिस, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर बहुत ही एक्यूरेट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब देखो जैसे सूरह इखलास का ये बैकग्राउंड और सूरह इखलास की ये थीम, ठीक है, 2 पैराग्राफ्स मैंने बना दिए छोटे छोटे, ठीक है। तो ये 2 पैराग्राफ बन गए इखलास के। इसी तरह बैकग्राउंड ऑफ सूरह जो है या स्टोरीज ऑफ मैसेंजर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोरीज ऑफ मैसेंजर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो ज्यादा रिपीटेड है। बैकग्राउंड एक दफा आया यार, ठीक है, और एक दफा बाकी उसके कुछ चंक्स आ गए, पूरा नहीं आया। स्टोरीज ऑफ मैसेंजर तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिएगा सूरह नास वगैरह की बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब आज के लिए तिलको इतना काफी है, हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लॉ वगैरह और बायोग्राफी इंशाल्लाह इसके लिए नेक्स्ट क्लास रखते हैं, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम।